जी अरुण जी, गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। आज से हमारी चैप्टर लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है और उस लाइव क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन, ये बॉन्ड वैल्यूएशन आपका डेप्ट मार्केट है। डेप्ट मार्केट को बारे में बात करता है। इस डेप्ट मार्केट में एक क्या होता है, फंड्स प्रोवाइडर होते हैं। प्रोवाइडर एक होता है फंड्स यूजर। फंड्स यूजर, अब ये फंड्स क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता है। तो ये फंड्स जो प्रोवाइड करता है उसका एक डिजायर रिटर्न होता है। उसका क्या होता है बेटा, डिजायर्ड रिटर्न होता है। इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहा जाता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, इसको हम मार्केट रिटर्न भी कहते हैं। मार्केट रिटर्न, ये मार्केट रिटर्न भी होता है। अब मान लिया जाए इन्होंने जो फंड्स प्रोवाइड किया हुआ है, ये यूज किया हुआ है। ये फंड्स क्यों इनको देगा यूज करने के लिए? ये फंड्स अपना क्यों इनको देगा? अपना फंड्स एज अ डेप्ट के रूप में इनको क्यों देगा? जब इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, इनका जो एक्सपेक्टेशन है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इनको मीट करेगा। इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वह मीट करेगा। ये एक्सपेक्टेशन मीट कब करेगा? कब करेगा? जब इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जब इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपका डिजायर रिटर्न को मीट करे। डिजायर्ड रिटर्न को मीट करे। डिजायर रिटर्न टू मीट, डिजायर रिटर्न को मीट करे। वही जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होता है, अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन कहा जाता है। दैट इज द बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि भाई ये डेप्ट टाइप का होता है, इसमें इंटरेस्ट ये पेमेंट करता है। फंड्स यूजर क्या करता है, इंटरेस्ट पेमेंट करता है। इंटरेस्ट पेमेंट करता है, किनको ये पेमेंट करता है इंटरेस्ट? ये फंड्स प्रोवाइडर को पेमेंट करता है। क्या इंटरेस्ट से फंड्स प्रोवाइडर का जो डिजायर रिटर्न है वो मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? क्या ये जो सोच रहा है कि मुझे इस पैसे पे इतना कमाना चाहिए, वो कमाई हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सारे को हम क्या कहते हैं, फंड्स प्रोवाइडर को एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है, डिजायर जो रिटर्न होता है, मार्केट जो रिटर्न होता है, ये इनको प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? वह पैसा, वह वैल्यू, उसको कहते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन। जिस पैसे की इन्वेस्टमेंट पे, जिस इन्वेस्टमेंट पे इनकी डिजायर रिटर्न मीट करता हो, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन कहा जाता है। अगर ये बॉन्ड वैल्यूएशन, अगर यह आप देखिएगा, अगर यह आपको, अगर ये क्या करेगा, अगर ये पर्सन जो कोई पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद इनकी रिटर्न आया, तो भाई इस पैसे की जो रिटर्न आया उसको कहते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। दैट इज सेड टू बी बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन कहा जाता है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल सपोज कीजिए एक कंपनी है, वो बॉन्ड पे पैसा उठाना चाहता है। 1 2 3 4 5 एक कंपनी है जो कि बॉन्ड पे पैसा उठाना चाहता है और उनकी बॉन्ड पे रिटर्न कितनी आ रही है, 26,380 26,380 26,380 26,380 और यहाँ पे 26,380, 5 साल उनको रिटर्न दे रहा है कंपनी।
बॉन्ड इशू किया कंपनी ने 26,380, 26,380, 26,380, 26,380 5 ईयर्स दिया। अब यहाँ पे भाई इन्वेस्टर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है। वो इन्वेस्टर इसका जो डिजायर्ड रिटर्न है, इसका जो डिजायर्ड रिटर्न है, आपको मैं पेन कंसेप्ट समझिए, डिजायर रिटर्न 10% है, इनकी जो डिजायर रिटर्न है वो कितनी है, 10% है। अब ये इन्वेस्टर चाहता है कि मैं कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, ये इन्वेस्टर क्या चाहता है कि मैं कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ताकि ये वाली पैसा तो मेरी रिकवर हो ही। मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ यहाँ पे, मैं कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ताकि ये वाली पैसा तो मेरी रिकवर हो, ये वाली पैसा तो मेरी रिकवर हो। इस पैसे के साथ साथ मैं जिस रेट से कमाना चाहता हूँ रेट से कमाई भी हो जाए। भाई इन्वेस्टर तब तक पैसा नहीं देगा जब तक कि उनकी पैसा का रिकवरी नहीं होगा और साथ साथ जिस रेट से कमाना चाहता हूँ रेट से कमाई भी नहीं होगा, तब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा जब इन्वेस्टर का ये पैसा रिकवर होगा, उस पैसे के साथ साथ जिस रेट से वो कमाना चाहता है उस रेट से उसकी कमाई हो जाए, वो पैसा रिकवर हो जाए, साथ साथ जिस रेट से कमाना चाहता है उस रेट से कमाई हो जाए, तभी इन्वेस्ट करेगा। तो भाई वो वैल्यू क्या होगा, वह क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगा, ताकि जो इन्वेस्ट यहाँ पे करेगा तो इस इन्वेस्टर का ये पैसा रिकवर हो जाएगा और इस पैसे के साथ साथ उसका 10% का रिटर्न रिकवर हो जाएगा। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि भाई मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि ये पैसा रिकवर हो जाए, इस पैसे के साथ साथ जिस रेट से मैं कमाना चाहता हूं उस रेट से मेरी कमाई भी हो जाए, उस रेट से मेरी कमाई भी हो जाए। बताइए ये वाली पॉइंट्स आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? अरुण जी, बाकी लोग प्लीज बताइए। मैं मेन कंसेप्ट समझाना चाहता हूं बॉन्ड वैल्यूएशन का कि क्या वैल्यूएशन होता है, क्या बॉन्ड की वैल्यूएशन है। आप खुद सोचिए, एक जनरल इन्वेस्टर के अनुसार इन्वेस्टर क्या चाहता है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से मैं कमाना चाहता हूँ उस रेट से कमाई हो जाए। तो उसके लिए क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टर को यहाँ पे? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनिए, इसके लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ था, वैल्यू ऑफ बॉन्ड देखते हैं, वैल्यू ऑफ बॉन्ड देखते हैं। ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या होता है? प्रोसीड्स। थैंक यू बेटा, प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिएगा। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर कैश इनफ्लो at the rate of desired return, desired return at the rate of desired return। इस क्वेश्चन में डिजायर रिटर्न कितनी परसेंट है? 10% है। एट द रेट ऑफ डिजायर रिटर्न 10%, डिजायर रिटर्न 10%। तो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई हर एक साल 26,380 रिसीव किया। किस रेट से रिसीव किया? 10% से रिसीव किया 5 साल तक। किस रेट से रिसीव किया? 10% से रिसीव किया 5 साल तक। अब ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाला 380 इनटू, अब बताइए 10% पे कितना होगा? 3.79 0786 76939 76939।
तो ये आपका इंटू 26,380 मल्टीप्लाई करोगे, ये ₹1,00,000 आ गया, यह ₹1,00,000 आ गया। ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ये ₹1,00,000 आ गया, 1.95, इट इज ऑलमोस्ट एज्यूम टू बी आपकी 1,00,000, ये 1,00,000 आ गया। अब आप सोचिए, अगर किसी इन्वेस्टर का यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 1,00,000 इन्वेस्ट करेगा, एट द रेट ऑफ 10% उसकी डिजायर रिटर्न है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर हर एक साल उसको 26,380 मिला, हर एक साल 26,380 मिला, तो हर एक साल 26,380 मिला, 26,380 मिला, 26,380, तो ये उनकी प्रेजेंट वैल्यू होगा, ये उनका प्रेजेंट वैल्यू होगा। और यही प्रेजेंट वैल्यू आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, यही प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या होगा, यही प्रेजेंट वैल्यू आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, यही प्रेजेंट वैल्यू आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको क्यों वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्यों? इसीलिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहेंगे कि यदि ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, यदि ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्टर का ये पैसा तो रिकवर होना ही चाहिए, इस पैसे पे 10% का रिटर्न भी आना चाहिए, इस पैसे पे 10% का रिटर्न भी आना चाहिए। वो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, वो मैं प्रूव करके बताऊंगा। हियर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ₹1,00,000। It means if investor will invest ₹1,00,000 today, then he will recover his initial investment as well as desired return, as well as desired return, as well as desired return, which is proved as follow, which is proved as follow। उनको मैं प्रूव करके बताऊंगा। अब बताइए ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ ₹1,00,000। क्यों वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 हुआ? क्योंकि फ्यूचर में जो भी पैसा आया उसका प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर में जो भी पैसा आया, फ्यूचर में आपकी जो भी पैसा आया, फ्यूचर में जो भी पैसा आया, इसकी क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू, और ये ₹1,00,000 आया, तो यही वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करेगा कोई इन्वेस्टर किसी भी जगह, अगर प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करेगा, अगर इन्वेस्टर प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करेगा, तो उस इन्वेस्टर का ये पैसा रिकवर हो जाएगा, उस इन्वेस्टर का ये पैसा रिकवर हो जाएगा। इस पैसे पे जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है वो रिटर्न भी आ जाएगा, वो रिटर्न भी आपको मिलेगा। जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई वो रिटर्न भी आपको आ जाएगा। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट आपको बॉन्ड में किया हुआ है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। अगर वो इन्वेस्टर इक्विटी में किया हुआ है तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर प्रेफरेंस में किया है तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है पूरी की पूरी सब्जेक्ट में, पूरी की पूरी चैप्टर में, चाहे बॉन्ड वैल्यू चाहे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सब में मैं यही प्रूव करूंगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, मैं इसको आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये अगर इन्वेस्टर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है आज, इन्वेस्टर अगर 1 लाख रुपीज आज इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर का ये ₹1 लाख तो रिकवर होगा ही, 1 लाख के साथ साथ 10% रिटर्न भी रिकवर होगा। वो मैं प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख, इट मीन्स इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹1 लाख
टुडे, देन ही विल रिकवर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो पहले पैसा इन्वेस्ट किया वो, ही विल रिकवर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट as well as desired return which is proved as follow, as well as desired return at the rate of कितना परसेंट है, 10%, जिस रेट से वो कमाना चाहता है, which is proved as follow। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं, इसको देखना, यहां पे लिखना आप ईयर, यहां पे आप लिखना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहां पे लिखना आप डिजायर्ड रिटर्न, कितनी परसेंट है, 10% है। इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पे क्या लिखनी है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए यहां पे मैं लिखा, मैंने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। यहां पे हमारी रिटर्न कितनी आ गई है, एक्चुअल रिटर्न 26,380 फर्स्ट ईयर में, 26,380 सेकेंड ईयर में, 26,380 थर्ड ईयर में, 26,380 फोर्थ ईयर में, 26,380 आपको फिफ्थ ईयर में। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आंसर आपको क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का मतलब, अगर इन्वेस्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, 1 लाख आया है। इसका मतलब अगर इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो 1 लाख रुपीज तो रिकवर होगा ही, उसके साथ साथ जिस रेट से कमाना चाहता है वो कमाई भी हो जाएगा, उस कमाई भी हो जाएगी। वही मैं आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ जी, यहां तक बताइए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं अरुण जी? हाँ जी प्रिसिडा बताओ बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, क्लियर है ये? चलिए, ये 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1,10,000 हो जाएगा। अब बताइए आप, हाँ जी क्लियर हो रहा है? देखिए इनिशियली मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसमें 10% रिटर्न, तो 10% रिटर्न आपको कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। तो 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10,000 रिटर्न आनी चाहिए, तो 1,10,000 आउट ऑफ 1,10,000 माइनस 26,380 आपका रिकवर हुआ, तो कितना हो जाएगा, 83,620, इतना पैसा बैलेंस हुआ। ये पैसा अगले साल रिकवर करेंगे, 83,620, तो 8362 रिटर्न होगा, 8362, तो 91,982 माइनस 26,380, यहाँ पे 65,602, यहाँ पे 65,602 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, 65,602 प्लस 6560 कितना हो जाएगा, 72,162, यहाँ पे 72,162 माइनस 26,380, 45,782,
यहाँ पे 4578 प्लस 4578, तो ये 50,360 माइनस 26,380 माइनस 26,380 आपका हो जाएगा 23,980। यहाँ पे 23,980, ये जब आप ऐड करोगे ये अप्रॉक्स आपको 2400 हो जाएगा, 2 रुपये का डिफरेंस आएगा। ये 26,380। अब बताइए यहाँ पे आपके पास 26,380 आया और आना चाहिए था, और यहाँ पे 26,380 आया, तो ये जीरो आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख तो सही करेक्ट हुआ, 1 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि आपने प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख निकाला था। 1 लाख पे आपने 10% का रिटर्न रिकवर हुआ, 10% का रिटर्न रिकवर हुआ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस 10% रिटर्न, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न आपको कितना आना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न 1,10,000 आना चाहिए था, 1,10,000। उसमें एक्चुअल रिटर्न कितना आया? 26,380, 26,380। तो बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना नहीं आया? 83,620 नहीं आया, 83,620 नहीं आया। 83,620 आपको आना, यहाँ पे बैलेंस बचेगा, आपको यहाँ पे आना चाहिए। इस पे रिटर्न कितना आना चाहिए था? जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बचा उसको इस तरह निकालेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए अरुण जी, प्रोसीडा प्लीज बताइए आप लोग, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनका रिकवर हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिजायर रिटर्न रिकवर हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला पॉइंट? नहीं क्लियर होगा तो प्लीज बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, फिर से मैं समझाऊंगा आपको। प्लीज बताओ बेटा, क्लियर हो गया वाला पॉइंट? अरुण जी बाकी भी आप लोग रिप्लाई करें, बाकी लोग भी रिप्लाई करें, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। अब सुनिए, मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। ये वाला मैंने स्टार्टिंग से बताया था बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको मैंने क्या बताया था? दो टाइप के, जनरली दो टाइप के पीपल के बीच की वैल्यूएशन होता है, एक तो फंड्स प्रोवाइडर और एक फंड्स यूजर। तो फंड्स प्रोवाइडर तभी किसी यूजर को फंड्स देता है जब फंड्स प्रोवाइडर का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिजायर रिटर्न रिकवर हो। तो अगर वो डिजायर रिटर्न, अगर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो फंड्स प्रोवाइडर का वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कहते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन, वो इन्वेस्टर की वैल्यू को क्या कहते थे? बॉन्ड वैल्यूएशन। तो क्या कंसेप्ट है कि बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे निकाला जाए, या सिक्योरिटी वैल्यूएशन या कोई भी वैल्यूएशन? तो मैंने कहा था कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ बॉन्ड दैट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ डिजायर रिटर्न। यहाँ पे डिजायर रिटर्न इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिजायर रिटर्न है उस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो भी डिजायर रिटर्न है उस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम्पल दिया था, अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के पीरियड में अगर 26,380 26,380 26,380 26,380 5 साल कंटिन्यूअसली एक इन्वेस्टर रिसीव कर रहा है, कंटिन्यूअसली एक बॉन्ड होल्डर रिसीव कर रहा है, अब उनकी जो डिजायर रिटर्न है 10% है, तो उनका क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगा? अगर बॉन्ड में है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा? तो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो आपने यहाँ पे क्या निकाला है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 26,380 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फैक्टर 10% 5, ठीक है? आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटू फैक्टर दिस, तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू? दिस इज a 0.95, दिस इज दिस। तो दिस प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट दिस मीन्स? दिस प्रेजेंट वैल्यू, दिस मीन्स व्हाट? दिस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। व्हाट दिस मीन्स? अगर ये पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, अगर ये पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा
अगर ये पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उस पैसे का डिजायर रिटर्न, उस पैसे से इन्वेस्टर को 10% रिटर्न रिकवर होगा, उस पैसे से 10% रिटर्न रिकवर होगा, एज वेल एज ये पैसा प्लस 10% रिटर्न रिकवर होगा। तो इन्वेस्टर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया, इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न रिकवर हो गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसको प्रूव किया जा सकता है, इसको मैंने वही लिखा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इट मीन्स इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख टूडे, देन ही विल रिकवर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 lakh as well as desired return at the rate of 10%, which is proved as follow, जिसको मैं प्रूव करके बताया। अब प्रूव करके कैसे बताया, मान लीजिए इनिशियल उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख पे कितना कमाना चाहता है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 होगा, 10,000। तो इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न कितना होगा, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000। एक्चुअल रिटर्न कितना होगा 26,380, एक्चुअल रिटर्न 26,380। तो 1,10,000 माइनस 26,380, 83,620 उनकी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आया, तो 83,620 नेक्स्ट ईयर से रिकवर करेगा। नेक्स्ट ईयर 83,620 उनकी इन्वेस्टमेंट मानेंगे, इस पे 10% रिटर्न कमाना चाहता है, तो 8362। तो उनका इन्वेस्टमेंट प्लस डिजायर रिटर्न मिलके कितना आना चाहिए 91,982, लेकिन उनको रिकवर 26,380 हुआ, तो नहीं रिकवर कितना हुआ 65,602। फिर ये नेक्स्ट ईयर से रिकवर करेगा, फिर 65,602 पे डिजायर रिटर्न 10% से कितनी आनी चाहिए 6560, और इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न 72,162 आनी चाहिए, लेकिन आया कितना 26,380। तो नहीं कितना आया 45,782। ये पैसा यहाँ से रिकवर करेगा, इतना नहीं आया, और लास्ट में 0 बचेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 रुपीज़ का डिफरेंस क्योंकि हमने यहाँ पे 0.5 हम था, मैंने इसको इग्नोर किया था, उसी कारण आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, समझ आ गया? ओके, हाँ जी समझ आ गया। महेश जी, अरुण जी, प्रसिद्धा, एकदम अच्छे से आगे कंसेप्ट की ओर पढ़ा जाए। अब देखिएगा, मैं अब आपको बता रहा हूं बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में आपका होता है एक बॉन्ड इन्वेस्टर होता है, एक होता है बॉन्ड यूजर। तो बॉन्ड इन्वेस्टर क्या करता है, बॉन्ड बाई करता है, बॉन्ड बाई करता है। तो बॉन्ड बाई करता है तो पे करता है, ये किसको, एक बॉन्ड यूजर को देता है। यहाँ पे ये बॉन्ड, इसको बॉन्ड इन्वेस्टर कहते हैं या बॉन्ड होल्डर भी कहा जाता है, बॉन्ड होल्डर भी कहा जाता है। इसको बॉन्ड यूजर को बॉन्ड सेलर भी कहा जाता है, बॉन्ड सेलर। ये जनरली कौन होता है, कंपनी होता है। तो ये पैसा पे करता है, और उस पैसे के बदले में ये क्या करता है, ये कम पैसा पे करता है, पे फॉर बॉन्ड। ये बॉन्ड के लिए पैसा पे करता है, और ये क्या करता है, इनको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। तो ये इनका रिटर्न आ गया। अब ये आगे बॉन्ड बाई करता है, अब बॉन्ड यहाँ पे क्या करता है, ये सेल करता है। ठीक है, तो ये बाई करने के लिए बॉन्ड पे करता है, उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करता है। अब क्वेश्चन है कि ये आपको किस प्राइस में बाई करेगा, ये वाला किस प्राइस में बाई करेगा, द प्राइस एट व्हिच, the price at which bond holder buy the bond, bond holder buy the bond, the price at which bond holder buy the bond, bond holder buy the bond, so that bond holder
will recover his initial investment as well as desired रिटर्न। जो बॉन्ड होल्डर का डिजायर रिटर्न है उसको, तो ये पैसा जो निकाला जाता है उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ बॉन्ड होल्डर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ बॉन्ड होल्डर। जो फ्यूचर में पैसा आएगा वो, इसी को कहते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। इसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड वैल्यूएशन। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहा जाता है। इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहा जाता है। इसी को कहते हैं रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड। रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड, इसी को क्या कहते हैं? रियल वर्थ ऑफ द बॉन्ड। इसी को कहते हैं द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट विच expectation of investor will meet। ऐसी वैल्यू जिस पे इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन मीट करता, उसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कहा जाता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड में हमारे पास क्या क्या चीजें पढ़नी है? वैल्यू ऑफ बॉन्ड में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है? वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है आपका फेस वैल्यू। एक होता है कूपन रेट, एक होता है मैच्योरिटी पीरियड। रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट, दिस। अब आपको और होता है आपको डिजायर रिटर्न। फेस वैल्यू क्या होता है आप सुनिएगा यहाँ पे। व्हाट इज द फेस वैल्यू? बेसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बेसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ये एक बेसिक वैल्यू है जिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किया जाता है। अब आ जाता है कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है? जिस रेट से फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उस रेट को क्या कहते हैं? कूपन रेट कहा जाता है। जिस रेट से फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कूपन रेट कहा जाता है। आप लोग को ये अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो स्लाइड का पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज आप लोग मेरे मोबाइल पे, जैसे मोबाइल नंबर है 9312606737, ये मेरी मोबाइल नंबर है। इसको आप सेव करेंगे, पहले इसको आप सेव करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर पीडीएफ चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ उसको, या नोट्स चाहिए बॉन्ड वैल्यूएशन का, तो आप ये नंबर पे सेव करेंगे, ये नंबर सेव करेंगे, अपना नाम नेम और सीएमए फाइनल लिखकर मुझे सेंड करेंगे, तो मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मैं आपको अपना नाम और
अब यहाँ पे कूपन रेट है, सपोज कीजिए, तो कूपन रेट क्या है? इट इज अ इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है? इट इज अ इंटरेस्ट रेट, इट इज अ रेट, इट इज अ रेट, ये सेकेंड वाला रेट by which interest is calculated on face value, on face value। अब आ जाता है मैच्योरिटी पीरियड। ये मैच्योरिटी पीरियड बॉन्ड का एक लाइफ होता है। उस लाइफ के बाद बॉन्ड को रिडीम करना पड़ता है। उस पीरियड को क्या कहते हैं? मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। द बॉन्ड होल्डर इज पेड द लाइफ ऑफ बॉन्ड आफ्टर which bond holder is paid, बॉन्ड होल्डर इज पेड। ऐसी लाइफ ऑफ बॉन्ड का जिस पे हम बॉन्ड होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। बॉन्ड होल्डर को क्या करते हैं बेटा? पेमेंट करते हैं। अब फोर्थ में आपके पास रिडीमेबल वैल्यू है। रिडीमेबल वैल्यू, अब देखिए, मान लो किसी बॉन्ड की लाइफ यहाँ पे आपका है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये 5 ईयर्स जो है ना, मैच्योरिटी पीरियड है। इसको मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। और यहाँ जो पैसा रिडीम किया जाता है, जो पैसा बॉन्ड होल्डर को कंपनी देती है, जो पैसा बॉन्ड होल्डर को कंपनी देती है, उसको कहते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। उसको रिडीमेबल वैल्यू कहा जाता है। रिडीमेबल वैल्यू, तो जिस पीरियड में रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू होता है। द वैल्यू which is paid to bond holder at maturity is said to be redeemable value। अब आ जाता है 6th में, क्या हो जाता है? डिजायर रिटर्न। जो बॉन्ड होल्डर एक्सपेक्ट करता है रिटर्न, किससे? बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से, उसको कहते हैं डिजायर रिटर्न, मार्केट रिटर्न। डिजायर्ड रिटर्न और मार्केट रिटर्न। It is a return expected by bondholder, expected by bondholder due to investment in the bond, due to investment in the bond. It is the return expected by bondholder due to investment in the bond, due to investment in the bond. It is generally market return. It is really market return of similar type of bond, similar types of bond. It is generally market return of similar type of bond.
कूपन रेट इंटरेस्ट रेट इज द सेम। अरुण जी, कूपन रेट एंड इंटरेस्ट रेट इज द सेम। जनरली बॉन्ड के लैंग्वेज में कूपन रेट बोला जाता है, जनरली बॉन्ड की लैंग्वेज में कूपन रेट बोला जाता है, बॉन्ड की लैंग्वेज में कूपन रेट। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं इस बात को सारे को समझाने के लिए, एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल दे लीजिए। अब देखिएगा एक एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लीजिए, उस एग्जांपल से हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू आपका कितना है, ₹1000 है। मैच्योरिटी पीरियड आपका 5 ईयर है। डिजायर रिटर्न मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है और डिजायर रिटर्न फेस वैल्यू 1000, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स, डिजायर रिटर्न इज अ 12%। डिजायर कूपन रेट डिजायर रिटर्न आपको नहीं, यहां पे डिजायर रिटर्न 12%, 14% और 10%। कूपन रेट आपका 12%, कूपन रेट 12%। कूपन रेट आपका सिंपल है, कूपन रेट एक है, डिजायर रिटर्न आपका क्या है, अलग अलग है। यहां पे डिजायर रिटर्न डिजायर रिटर्न 12%, डिजायर रिटर्न 14% है, डिजायर रिटर्न आपको 10% है। बॉन्ड इज रिडीम्ड, बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार। अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब सुनिए, सबसे पहला कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझनी है। यहां पे इस बॉन्ड का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे फेस वैल्यू कितनी है, ₹1000। कूपन रेट कितनी है, 12%। इंटरेस्ट कितना होगा, कूपन रेट से फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, कूपन रेट से फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पे 12% ऑफ ₹1000, ये ₹120 हो जाएगा, 120। अब देखिएगा बॉन्ड को क्या मिला, बॉन्ड होल्डर को क्या मिला, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना है आप। बॉन्ड होल्डर को क्या मिलेगा, बॉन्ड होल्डर अभी यदि यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो, बॉन्ड होल्डर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर एक साल उसको 120 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, 120 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा एक बॉन्ड पे। 120 इंटरेस्ट मिलेगा, 120 इंटरेस्ट मिलेगा, 120 इंटरेस्ट मिलेगा, हर एक साल 120 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद उनको 5वें साल में रिडीम किया जाएगा, 5वें साल में उनकी पैसा को वापस किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार का मतलब होता है कि हम उसको पार पे रिडीम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वही उनकी रिडेम्पशन है, यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वही रिडेम्पशन है। तो फेस वैल्यू आपका 1000 है तो 1000 ही रिडीम करेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये बॉन्ड की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा
वो आपको निकालना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। याद कीजिएगा, किसी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे 9312606737। ये नंबर आप सेव करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और सीएमए फाइनल लिखेंगे, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये नंबर आप सेव करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कितना पैसा बॉन्ड होल्डर इन्वेस्ट करेगा, कितना पैसा बॉन्ड होल्डर इन्वेस्ट करेगा, ताकि इन्वेस्टर का ये पैसा रिकवर हो जाए, इन्वेस्टर का ये पैसा रिकवर हो जाए। उस पैसे के साथ साथ जो उनका रिटर्न है, डिजायर रिटर्न कितनी परसेंट है? 12%, 14%, 10% रिकवर हो जाए। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का जो डिजायर रिटर्न है एट द रेट ऑफ 12% या एट द रेट ऑफ 14% या एट द रेट ऑफ 10%, ये तीन अलग अलग केसेस है। तीनों अलग अलग केसेस में वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी है, ठीक है। तो मैं आपको निकाल कर बता रहा हूं वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैसे निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आपको लिखिए एट द रेट ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 12%। तो हर एक साल कितना रुपया आ रहा है? 120 रुपया आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर कितने परसेंट से? तो डिजायर रिटर्न 12% से, तो 12% 5 साल। फिर लास्ट में 5वें साल में पैसा 1000 रुपया रिकवर हो जा रहा है, 1000। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% 5 साल। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्यों लगाया गया? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों हुआ? क्योंकि एक बार 1000 आ रहा है, 1000 वन टाइम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे बार बार पैसा आ रहा है, यहाँ पे बार बार पैसा आ रहा है, तो बार बार पैसा आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो यहाँ पे इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 इंटू 3.605 प्लस ₹1000 इंटू 0.567। तो यहाँ पे 120 इंटू 3.605, तो ये हो जाएगा 123.605 प्लस यहाँ पे 567 प्लस 567 120 इंटू 3.605 433। ये ₹1000 आ गया, यहाँ पे 1000। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 14% निकालेंगे। हमने इस पे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाल लिया। अब वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना परसेंट पे निकालेंगे? 14% पे निकालेंगे, 14% पे। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितने परसेंट पे निकालेंगे? 10% पे निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 14%। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो भाई 120 रुपया आया। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% से लेंगे और 5 साल,
प्लस 1000 रुपीज यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% 5 साल, तो यहाँ कितना होगा 120 इंटू बताइए 120 1 पॉइंट यहाँ पे 1000 1.14 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यहाँ पे हो जाएगा 0.5193 519.30 3.433 3.433 ये 411.96 931, यहाँ पे 931 आ गया। ये वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 14% पे कितना आ गया 931। अब मैंने वैल्यू निकाल लिया 14% पे, अब वैल्यू निकाल लिया 12% पे, अब वैल्यू 10% पे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 10%। अब सुनिएगा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 10%। तो सुनिए, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 14% निकाला है यहाँ पे, क्योंकि डिजायर रिटर्न 14% था। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 12% निकाला वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में। अब बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहाँ पे कितना परसेंट पे निकालेंगे 10% पे निकालेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 10% मैंने निकाला। अब सुनिए क्या हमारे पास आया, हर एक साल 120 रुपया आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 साल, प्लस ₹1000 आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 5 ईयर। अब आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे 120 इंटू 3.79 इंटू ₹1000 0.621। अब देखिए यहाँ पे 120 इंटू 3.79 तो ये हो जाएगा 454.8 प्लस 458.8 प्लस 621। अब आपको पता है 621 तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू 1075.8 1075.8। हाँ जी बताइए, तीनों बॉन्ड की वैल्यूएशन मैंने किया, आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी महेश, अरुण जी, प्रसीदा, प्लीज रिप्लाई करो, समझ आया कि नहीं बॉन्ड की वैल्यू? हाँ जी क्लियर हो गया बॉन्ड का वैल्यू यहां तक? चलिए ओके,
हाँ महेश जी, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको स्लाइड सेंड कर दूंगा। और क्लासेज आप लोग अटेंड कीजिए, 100% श्योर है कि सिलेबस कंप्लीट होगा, 100% श्योर है सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए ओके, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए इस क्वेश्चन का। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज इसको समझिए। आपको यहाँ पे कूपन रेट आपका 12%, यहाँ पे 3-4 केसेस है। कूपन रेट 12%, कूपन रेट 12% है। यहाँ पे 3 केसेस है। एक तो डिजायर रिटर्न आपके पास कितनी है, आपके पास डिजायर रिटर्न आपको यहाँ पे 10% है। मैंने कहा डिजायर्ड रिटर्न यहाँ पे 12% है, यहाँ पे डिजायर्ड रिटर्न यहाँ पे 14% है। यहाँ हमने 10% लिखा, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 14%। मैं तीनों का डिजायर रिटर्न लिख दिया। यहाँ पे 3 केसेस का ऑब्जर्व मैंने क्या किया इस कुक बनाने से। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना आया है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना आया है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना आया है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना आया है। ये तीनों केसेस में वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आप देखिएगा, यहाँ पे 1200 आया है, यहाँ पे 107.5.8 आया है, यहाँ पे ₹900 समथिंग देखिएगा। 107.5.8 10% पे, 10% पे कितनी है 107.5.8, 107.5.8। और देखिएगा 931 14% पे कितनी है 931, और 12% पे कितनी है 931। यहाँ पे आपको 931 आया, 931। अब इसको एक्सप्लेनेशन करनी है हमारे पास, इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। अब इसको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोग प्लीज़ इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एकदम अच्छे से समझिएगा। जब आपका कूपन रेट 12% है, कूपन रेट 12% है, मैंने कंपनी बॉन्ड की फेस वैल्यू पे 12% रिटर्न देता है, रिटर्न का देता है फेस वैल्यू पे 12%, और डिजायर रिटर्न भी 12% है, डिजायर रिटर्न भी 12%, कूपन रेट 12% और डिजायर रिटर्न भी 12%। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आपको यहाँ पे फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू आपके पास था ₹1000, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको क्या होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू, इक्वल टू इस केस में क्या होगा फेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्यों होगा, क्योंकि जिस रेट से रिटर्न बॉन्ड होल्डर दे रहा है फेस वैल्यू पे, बॉन्ड होल्डर को जिस रेट पे रिटर्न कंपनी फेस वैल्यू पे दे रहा है रिटर्न, उसी रेट पे कंपनी इन्वेस्टर भी चाहता है रिटर्न। ये भी 12% ये कंपनी का देने का रेट है, किस पे फेस वैल्यू पे, किस पे फेस वैल्यू पे, और उसी पे रिटर्न दे रहा है, उसी उतना ही रिटर्न इन्वेस्टर भी चाह रहा है, उतना ही रिटर्न इन्वेस्टर भी चाह रहा है। तो जितनी रिटर्न आपको कंपनी दे रहा है 12% फेस वैल्यू पे, उतना ही रिटर्न इन्वेस्टर चाहता है, इसीलिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू होगा।
तो इट इज इशूड एट पार, इट इज इशूड एट पार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज इशूड एट पार। जब आपको कूपन रेट इक्वल टू डिजायर रिटर्न हो, क्वेश्चन पूछता है जब आपको कूपन रेट इक्वल टू डिजायर रिटर्न हो, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड किस पे इशू करते हैं, किस पे इशू करते हैं, तो पार पे इशू करते हैं। जब कूपन रेट और डिजायर रिटर्न इक्वल हो तो किस पे इशू करते हैं, पार पे इशू करते हैं। पार का मतलब फेस वैल्यू, पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू पे इशू करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1075.8 है और इन्वेस्टर दे रहा है उसका फेस वैल्यू, जो कंपनी दे रहा है उसको 12%, कंपनी दे रहा है 12%, और यहाँ पे इन्वेस्टर चाहता है 10% रिटर्न, इन्वेस्टर चाहता है 10% रिटर्न, जबकि कंपनी 1000 पे 12 दे रहा है, तो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको कितना होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड हायर देन 1075, हायर देन फेस वैल्यू। यहाँ पे फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इट इज इशूड एट प्रीमियम, इट इज इशूड एट प्रीमियम। तो कब प्रीमियम पे बॉन्ड इशू होता है, कब प्रीमियम पे बॉन्ड इशू होता है, जबकि डिजायर रिटर्न इज लोअर देन कूपन रेट, डिजायर रिटर्न इज लोअर देन कूपन रेट एंड रिडीमेबल वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। अब यहाँ पे डिजायर रिटर्न अगर 14% है, डिजायर रिटर्न 14% है और कूपन रेट 12% है, कूपन रेट कितनी परसेंट है, 12%। डिजायर रिटर्न यदि 14% है, कूपन रेट 12% है, कूपन रेट 12% है, डिजायर रिटर्न हायर है ना, डिजायर रिटर्न हायर है ना, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड लोअर देन फेस वैल्यू, लोअर देन फेस वैल्यू, और बॉन्ड इज इशूड एट ए डिस्काउंट, यहाँ पे बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट, बॉन्ड इज इशूड एट ए डिस्काउंट, बॉन्ड को हम किस पे इशू करते हैं, डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो एक बात आपको दिमाग में रहना चाहिए, इफ बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, इफ बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, कूपन रेट इक्वल टू डिजायर रिटर्न, अगर कूपन रेट इक्वल टू डिजायर रिटर्न है, कूपन रेट इक्वल टू डिजायर रिटर्न है, तो उस केस में कूपन रेट इक्वल टू डिजायर रिटर्न है और फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे, तो आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू यहाँ पे फेस वैल्यू होगा, गलती लिखा गया, फेस वैल्यू 1000 था वहाँ पे 1000, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू फेस वैल्यू, इट इज इशूड एट पार, फेस वैल्यू। वैल्यू ऑफ बॉन्ड अगर 10% डिजायर रिटर्न हो, कूपन रेट हायर हो और बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज हायर देन फेस वैल्यू, इट इज इशूड एट प्रीमियम। अगर डिजायर रिटर्न हाई हो कूपन रेट से, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड लोअर होता है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लोअर देन फेस वैल्यू, बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं इस तीनों केसेस को मैं लिखवा देता हूँ, तीनों केसेस को। तो यहाँ पे केस फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहला है बॉन्ड इज रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, ये आपको रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, ये वाला पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 3 केसेस, केस फर्स्ट, व्हेन कूपन रेट 12% इक्वल टू डिजायर्ड रिटर्न, डिजायर्ड रिटर्न 12%, when coupon rate 12%, desired return 12%, then value of bond, when coupon rate 12%, desired return 12%, then value of bond, value of bond, when coupon rate 12%, desired return 12%, then value of bond is equal to face value that equal to 1000,
it means 1000. Here bond is issued at par, that equal to फेस वैल्यू. बॉन्ड इज इशूड एट पार, दैट इक्वल टू फेस वैल्यू. अब आपको केस सेकेंड आ जाता है. केस सेकेंड, व्हेन कूपन रेट इज हायर देन डिजायर रिटर्न. डिजायर्ड रिटर्न यहां पे 10% था और दिस इज द 12%. देन वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ग्रेटर देन face value, that is hence bond is issued at premium. बॉन्ड इज इशूड एट प्रीमियम. अगर 10% डिजायर रिटर्न है, कूपन रेट ज्यादा है, अगर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू है, तो बॉन्ड को प्रीमियम पे इशू करेंगे. मेरा नंबर है 9312606737. पीडीएफ के लिए आप इस नंबर को सेव कीजिए और इस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, तब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा. तीसरी केस क्या है? तीसरी केस when coupon rate (12%) lower than desired return (14%), then value of bond is equal to value of bond is lower than face value. In this case, bond is issued at discount. मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा. महेश जी, अरुण जी, प्रिसेट्स, प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं आया? यह कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैल्यू ऑफ बॉन्ड आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, 3 केसेस मैंने समझाया. मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा. यह पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को. मैंने यहां से स्टार्ट किया है वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पढ़ाना. ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने बेसिक कंसेप्ट पहले समझाया, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट समझाया, उसके बाद एक एक करके छोटी छोटी पॉइंट्स को डिस्कस किया. और नेक्स्ट क्लास कल, टुमारो भी मेरी क्लास है, डेली क्लासेज है. मेरी क्लासेज आपको मंडे टू सैटरडे डेली है लाइव. मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपका सिलेबस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट कराऊंगा. मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. डेली मैं क्लास लूंगा और प्लीज आप लोग क्लास अटेंड कीजिए. अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए क्लास अटेंड करने के लिए.
फ्रेंड्स को भी बोलिए और मेरी क्लास कंटिन्यू डेली होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज यू कैन आस्क। हाँ जी, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग, प्लीज प्रोसीड द डाउट्स। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।